कि नेपालियन और भूटान के किंग ने किस तरीके से डेमोक्रेसी के लिए पेव्ड द वे। अफ़गानिस्तान की फर्स्ट पार्लियामेंट जब बनी तो ये हेडलाइन बनी न्यूज़ की। सो नेपाल किंग इट इन इन्वेंट्स डेमोक्रेसी प्रोमिसेस, की डेमोक्रेसी प्रॉमिस किया वहाँ के किंग ने, ये देख लिया। फिर हमने देखा इराक में, बताओ कौन डेमोक्रेसी लेके आया था। इराक में सद्दाम हुसैन था वहाँ पर मोनार्क, तो अमेरिका ने उसे मार दिया था। और मार देने के बाद बहुत समय तक वहाँ की जो फ़ौजों से लड़ाई की और लोगों के लिए डेमोक्रेसी लेके आया। बट दीज आर ओनली अमेरिकन्स who are hoisting the flag of democracy. They are claiming that democracy is well established in Iraq, but it is not a kind of democracy which can be exported from outside. Because if you are importing democracy from outside, then that country will dominate over you, and some country, one or other, will not help you for the sake of help. There is some selfishness of that country which makes it to help you, and पेस्टिंग ए स्टिकर ऑफ डेमोक्रेसी, कि वो आपको एक डेमोक्रेसी दे रहा है लेकिन वो देगा नहीं, वो इनडायरेक्टली आप पे रूल करेगा। तो इराक में ऐसा ही हुआ है, आज भी वहाँ पर अमेरिकन का ही शासन है और डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ नहीं है। इसी तरीके से इफ़ यू आर गोइंग टू सीरिया, देन देयर ओनली वन पार्टी रूल्स। सीरिया क्या है? इजिप्ट है। इजिप्ट में वहाँ पर अगर आप जाओगे तो सीरिया में जाने से पहले डेमोक्रेसी से बोला जा रहा है कि इफ़ यू वांट टू एंटर हियर, देन साइन ऑन दिस लेटर दैट यू आर आल्सो द मेंबर ऑफ दिस पार्टी। तो क्या कभी एक पार्टी से डेमोक्रेसी चलेगी? वन पार्टी से नहीं। और अगर मान लो बैलेट बॉक्स है जिसमें आप वोट डालने जा रहे हो, अगर वो गन पॉइंट पे कोई आपसे उसमें वोट डलवाए, कास्टिंग ऑफ वोट एट गन पॉइंट, इज ए फेयर काइंड ऑफ डेमोक्रेसी? बोलो, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो फ्री इलेक्टोरल होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। इफ money is used in huge amount during election, like these are the money bags, money is scattered all over here, and you can make a sculpture of democracy which is based on money. Is it there? Such thing is fair in democracy? Such things are not fair. Now earlier Saddam Hussein was a single person in Iraq who had gone to decide all the fate of Iraq, but after he was jailed and executed, the people, sooner after that the people claim that now at last one man one vote. One man one vote means each person is now has got the right of universal adult franchisee. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी प्रार्थना क्या होता है? तो उनके हर वोट की सेम वैल्यू होती है, वन मैन वन वोट। तो इस तरीके से वन मैन वन वोट का राइट होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सफ्रेज एंड इट इज़ द रिस्पेक्ट ऑफ ऑल पर्सनस। अगर वन मैन वन वोट का राइट है, दैट मीन्स इट इज़ रिस्पेक्ट ऑफ ऑल पर्सन। इफ एनी देयर इज ए सेंसरशिप ऑन मीडिया, देन विल इट वर्क इन डेमोक्रेसी? इफ़ प्रिंट मीडिया, आपके यहाँ का टीवी बंद कर दिया जाए, नेट बंद कर दिया जाए, टेलीफोन भी बंद कर दिया जाए, कोई भी आप किसी से मैसेज ना पा सको, एंड यू कुड नॉट नो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, so will it work in democracy? Like in China, various search engines like Google, Cisco and Yahoo had been banned, and a person want to see, a people of China wants to see what is globally happening. So but he is not able to. The Chinese Red Army is threatening that people of China, poor people, that you should not scope through these telescope what is happening in world, otherwise we will shoot you. So is this a kind of democracy? Is it a nature of democracy?
तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप सबकी सेंसरशिप बंद कर दो। चाइना से तो कोई न्यूज़ भी बाहर निकल के नहीं आती है। सो फ्री एंड फेयर डेमोक्रेसी बहुत कम जगहों पर रहती है। नाउ here one more thing is given, that is argument of democracy. China's famine of 1958 to 61 was the world's recorded famine. चाइना में जो सूखा पड़ा वो क्यों पड़ा, अकाल पड़ा, मालूम है क्यों पड़ा? आप गौरैया को जानते हो, जो छोटी चिड़िया होती जगह जगह पाई जाती है, स्पैरो। तो चाइना में वहाँ के लोगों ने क्या किया 58 में, वहाँ पर दैट इज कि वो गौरैया को मरवा दिया। बोला ये हमारे पौधे खा जाती है, फिर लोगों को अनाज नहीं मिल पाता, और उसके लिए 1 किलो गौरैया मारने के लिए वो 10 रुपए देते थे। तो इस तरीके से वहाँ पूरी सेना को लगा दिया कि सारी गौरैया मार दो। तो सारी जब चिड़िया मर गई तो उसके बाद वहाँ पर जो ज़मीन के इंसेक्ट थे वो इतने ज़्यादा हो गए, क्योंकि गौरैया अनाज कम खाती थी, कीड़ों को ज़्यादा खाती थी। तो इतने ज़्यादा कीड़े हो गए कि वो सारी फसल चट कर गए, और वहाँ एक बहुत बड़ा फैमाइन आया जिसमें 5 करोड़ लोग मारे गए। तो वहाँ की गलत नीतियों की वजह से लोग मारे गए। सो सच फैमाइन, सो बट नो बडी कुड क्वेश्चन द गवर्नमेंट, कोई कुछ गवर्नमेंट को नहीं कर पाया क्वेश्चन किया। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच काइंड ऑफ डेथ? हैं? तो वो लोग नहीं चाहते थे। सच ऑपरेशन वाज लेड बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू इट्स शॉर्टर विजन। तो गवर्नमेंट को ये विजन रख लेना चाहिए था कि इन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस अगर वो करेगी, तो अगर ऐसा वो करते हैं वो लोग नहीं चाहते थे। वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो माओ की गवर्नमेंट थी, तो उन लोगों ने ऐसा किया था, और उससे बहुत दिनों तक अकाल रहा, और उसकी वजह से आज चाइना के लोगों को आज़ादी मिल गई है कि सांप खाओ, बिच्छू खाओ। उसी फैमाइन के बाद से उन्हें जो जानवर जहाँ भी मिला वो पकड़ के जिंदा खाने लग गए। आज उनकी वैसी आदत हो गई, अदरवाइज चाइनीज़ ऐसे नहीं थे। तो अभी उनको जो भी चीज़ मिलती है, चाहे चूहा मिल जाता है, अब चमगादड़ का सूप पीते थे तो कोरोना फैला दिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इट इज़ ऑल ड्यू टू, अब यहाँ पर एक कोई भी मोनार्क है या किंग, कोई भी किंग है, लीडर है कंट्री का, तो क्या लोगों की डेथ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा अगर वो इस तरीके के विजन्स करता है? तो दिस कार्टून इज, तो माना जाएगा। सो इट इज़ लाइक दिस नाउ। सो ऐसा दिखाया गया आर्ग्यूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। और ये जो नीचे का कार्टून है इसके बारे में लिखा जा रहा है कि दिस कार्टून इज़ फ्रॉम ब्राज़ील, ए कंट्री दैट हैज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ डिक्टेटरशिप। इट इज़ एंटाइटल्ड द हिडन साइड ऑफ डिक्टेटरशिप, विच हिडन साइड डज दिस कार्टून डिपिक्ट? It is necessary for every dictator to have a hidden side. So dictatorship में क्या होता है कि लोग मार दिए जाते हैं, whoever raises the voice against leader उसको किल कर दिया जाता है। तो वो it is under dress such kind of जो डेड बॉडीज है उसको छिपाया हुआ दिखाया जा रहा है। इट इज़ जस्ट ए सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन कि लोगों के मौत पे राज कर रहा है। नाउ क्या अभी आ जाएगी? सो नाउ 1 मिनट, ये चीज़, हाँ, तो ऐसा दिखाया गया है। नाउ हियर अगेन यू विल सी, नेक्स्ट पेज पलटिए तो दिखाई पड़ेगा कि वी वोटर्स आर एंग्री एंड वर नॉट गोइंग टू टेक इट एनी मोर। कुछ ऐसे भी वोटर्स होते हैं कि वो देखते हैं कि हम जिसको भी चुनते हैं दैट लीडर इज़ करप्ट। तो इस तरीके से एक ऑप्शन आ गया है कि नोटा का ऑप्शन आ गया कि जो है कि वो कोई अपना वोट नहीं देना चाहता है किसी को भी। एनी कैंडिडेट इज़ नॉट वर्दी सो आई एम नॉट। वो जाता तो है बैलेट बॉक्स में, एक पेपर डालेगा, उसमें एक ऐसा भी बटन होता है कि हम किसी को भी इलेक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सबसे नाराज़ हैं। तो सच आल्सो दो वी बिलीव इन डेमोक्रेसी बट नन ऑफ द लीडर इज सो कैपेबल दैट टू लुक आफ्टर माई बेनिफिट्स और द बेनिफिट्स ऑफ माई सोसाइटी, हैंस वी आर नॉट। हैं क्या सब वही बटन दबा देंगे तो वो एरिया फिर प्रेसिडेंट रूल में आ जाएगा। इट विल बी गवर्नड बाई डायरेक्टली, कोई भी सेंटर का शासन होगा अगर ऐसा करते हैं।
लेकिन आप ये जानें कि 20% जो है वही बटन दबते हैं लोगों के, लोग नाराज़ रहते हैं मोस्टली कि वो ठीक नहीं है। वही अगर सही कोई कैंडिडेट हो जाए तो उन्हीं 20% वोट से वो जीत जाए। कई बार जो लोग जीतते हैं वो 15% पे जीतते हैं और नोटा पे जो बटन है 20% के जाते हैं। तो इस तरीके से इफ़ देयर आर फेयर कैंडिडेट्स देन वाई नॉट द पीपल विल एक्सेप्ट इट। सो दे आर आस्किंग फॉर ए एलिजिबल फेयर एंड फ्री फेस, जो भी इस तरीके का फेस होगा ऑन जो किस तरीके से होगा कि चीटर नहीं होगा, जो करप्टेड नहीं होगा, नॉन करप्टेड लीडर होगा, तो उसको सभी लोग पसंद करेंगे। द लिबरल्स हैव बीन एरोगेंट, उसने कहा कि लिबरल्स जो होते हैं वो रिवोल्यूशनिस्ट होते हैं। आपने देखा था कि वो जा के झंडे उठा लेते हैं, हमें और आज़ादी चाहिए और आज़ादी चाहिए, करते कुछ नहीं है। तो ये कह रहा है लिबरल्स हैं डेमोक्रेसी में, इनको हटा दो, वो एरोगेंट है। ऐसे भी वोटर्स हो सकते हैं। एक वोटर कह रहा है लिबरल्स को मत खड़े होने दो। दे हैव ब्रोकन अवर ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, सो उसकी वजह से हमारा गवर्नमेंट से भरोसा उठ गया है। जैसे वेस्ट बंगाल में कोई काम नहीं करना चाहता, वहाँ किसी मजदूर को पगार दो तो आके बैठ जाएगा, बड़ी मुश्किल से काम करेगा। वहाँ सारी मिलें बंद हो जाती हैं क्योंकि लोग चाहते हैं कि मिल जो है मजदूरों के अंडर में हो जाए, और काम कोई नहीं करना चाहता और पूरा फ़ायदा चाहते हैं। तो इसी वजह से टाटा को अपनी नैनो कार वहाँ से शिफ्ट करनी पड़ी गुजरात। पहले टाटा ने वहीं लगाई थी वेस्ट बंगाल में, लेकिन वहाँ के लोगों ने काम ही नहीं करने दिया और भट्टा बैठा दिया जो टाटा के हेड का। तो इस तरीके से ऐसा हुआ। अब ये देखिए, दे स्टोल अवर मनी, तो सम लिबरल्स ऐसे होते हैं लूट पाट भी करते हैं। तो इस तरीके से, किस तरीके से, वाट एवर वी पे टैक्सेस इफ़ इट इज़ नॉट used for good purpose and if it is all going in the pocket of a government official, is it not a kind of stealing money? So on June 28 we are going to do what Canadians do best, we are going to vote them back in। तो उन्होंने काम नहीं किया है, इसीलिए हम उन्हें फिर से बुला रहे हैं कि आप तुम इस बार फिर से बुलाएंगे, अब तुम काम करो। कैनेडियंस ने क्या किया कि दैट करेक्ट ओन मिस्टेक्स, सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या करती है, इफ़ यू हैव नॉट डन आवर जॉब देन यू विल बी रिकॉल्ड बैक टू द गवर्नमेंट एंड यू हैव टू डू इट। तो ऐसा कनाडा में हुआ। सो इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया, दिस कार्टून इज पब्लिश्ड इन कनाडा जस्ट बिफोर इट्स पार्लियामेंट। Everyone, including the cartoonist, expected the Liberal Party to win once again. When the result came, the Liberal Party lost the election. Is this cartoon an argument against democracy? क्या ये कहना ठीक है कि तुमने काम नहीं किया तो हम तुम्हें फिर से बुलाएंगे, कि ये एक जोक है? ऐसा कार्टून छपा था कनाडा में कि हम तुम्हें फिर से बुलाएंगे, लेकिन बाद में जब इलेक्शन हुआ तो वही लिबरल हार गए। तो क्या पब्लिक फिर से उन्हें वोट देगी जो काम नहीं करते? बोलो। तो कार्टून छपा था कनाडा में कि हम तुम्हें फिर से बुलाने वाले हैं क्योंकि तुमने काम नहीं किया, लेकिन जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए तो वही लिबरल्स हार गए। सो इट वाज ए काइंड ऑफ जोक मेड बाय सम कार्टूनिस्ट कि तुम्हें हम बुलाने वाले हैं क्योंकि तुमने काम नहीं किया। तो इस तरीके के जोक्स भी छपते हैं जिस समय इलेक्शंस होते हैं कि नहीं? टीवी चैनल्स पे आते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखो कि इसमें क्या दिखाया गया, द फेमस कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण इंडिया के थे, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में जिनके कार्टून छपा करते थे। तो इसमें दिखाया गया कमेंट्स ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ 50 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, हाउ इमेजेस ऑन द वॉल डू यू रिकॉग्नाइज, डू मैनी कॉमन पीपल फील द वे कॉमन मैन इन दिस कार्टून डस। तो जो R.K. लक्ष्मण है वो अपने आप को कॉमन मैन की तरह दिखाता था कि जैसे वो 50 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन क्या हमने इन 50 सालों में डेमोक्रेसी में क्या पाया? यूनिटी, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, ये सब बहुत बातें की गई। इसको सुनाया जा रहा है कि ये टीवी में आ रहा है, हमने ये पाया वो पाया और ये सो गया सुनते सुनते। तो ये दिखाया गया है, thus there have been a specular progress now and now we are determined to remove poverty, provide drinking water, shelter। बड़ी बातें कर ली गई कि डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, ये सब हमने कर लिया है, पा लिया है, अब हम सबको पीने का पानी देंगे। वो लोग 50 साल में पानी नहीं दे पाए पीने का,
अब वो कह रहे हैं अब हम पॉवर्टी हटाएंगे, अब हम सबको फूड देंगे। तो 50 साल में सिर्फ आप यूनिटी को ही देखते रह गए और फूड और पानी नहीं दे पाए। सो इन मैनी केसेस द इन डेमोक्रेसी द डिसीजंस आर लेट, क्योंकि डिसीजन मेकिंग बॉडी जो होती है वो बहुत सोच समझ कर निर्णय लेती है। बहुत बार बिल भेजे जाते हैं पार्लियामेंट में, वो पास नहीं हो पाते हैं। कभी कभी जो प्रश्नकाल होता है, क्वेश्चन आवर, उसमें गवर्नमेंट आंसर नहीं दे पाती है, कभी प्रेसिडेंट वापस भेज देता है। सो दो द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज लेट, but whatever decisions are taken, it is in the view of majority of people, it is for the welfare of majority of people। तो यही ये दिखा रहा है कि बहुत स्लो प्रोग्रेस होती है। लेकिन जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना में जो एक पर्टिकुलर एरिया है, अगर वहाँ बोल दिया गया कि घड़ी का यही पुर्जा सबके घर में बनेगा, तो वही टूल वही पार्ट बनेगा। हिम्मत नहीं है किसी की कि कोई मना कर दे कि हम ये नहीं बनाएंगे। तो जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे कोई कुछ भी कहे वो मानना पड़ेगा। और इस तरीके से चाइना देखो इकोनॉमी में नंबर 1 पे पहुंच गया है कि नहीं। वी आर स्ट्रगलिंग बट दे हैव गॉट, ये क्या कह सकते हैं, रेवेन्यू। वहाँ पर जो है उनका एक्सचेकर डेफिसिट कम हो गया है और उनके पास बहुत सारा फॉरेन करेंसी है, बट वहाँ के लोगों को डेमोक्रेसी नहीं है। तो क्या आप आज़ादी की कीमत पर विकास पाना चाहेंगे कि जैसे आप हैं वैसे खुश हैं भारत में? हाँ, क्योंकि आज़ादी की कीमत पर कोई विकास नहीं पाना चाहता, क्योंकि हमने आज़ादी बड़ी मुश्किल से पाई है। वी हैव गॉट फ्रीडम, ठीक है, आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, 200 years ऑफ लॉन्ग स्ट्रगल्स फ्रॉम ब्रिटिश रूल। सो वी डू नॉट वांट टू लूज इट, दो द प्रोग्रेस इज लैगिंग, इट इज स्लो। देन इससे पहले मुगल्स ने भी हम पर रूल किया। सो एट दैट टाइम द इंडिया वाज नॉट यूनाइटेड टू इरेडिकेट दोज रूलर्स। And even in British time, we made our leader Bahadur Shah, symbolic leader, that we are fighting against Britishers under the leadership of Bahadur Shah. All Nana Sahab, Lakshmi Bai, they all they put their belief in Bahadur Shah Jafar, who was the last Mughal emperor. So that is, at that time India was disintegrated, it was not united, and there were many wars between different territories of India, various states। तो इस तरीके से चलता था। But when Britishers came, they ruled all over us, and at that time they deprived us। So due to those repercussions, due to their repressions, we all became united and fought war against Britishers and got freedom। ठीक है। उन्होंने तो सबका फ्लैग भी छीन लिया था, और फिर फ्लैग किसी का नहीं था, ओनली ब्रिटिश फ्लैग था। तो इस तरीके से आपने देखा कि जगह जगह डेमोक्रेसी अलग अलग तरीके की है। बट आपको मालूम है जब यहाँ इलेक्शंस होते हैं तो पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं देखने के लिए कि इतने बड़े इलेक्शंस सक्सेसफुली कैसे हो जाते हैं। इस पर लोग PhD करते हैं जगह जगह कि सच ए लार्ज डेमोक्रेसी, most populated democracy, how conducts free and fair elections। So it is a matter of study for most of the countries कि ये कैसे हो जाता है। Now we have enough idea about democracy, so we should switch over to textbook question about democracy। पेज नंबर अभी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस निकलवाता हूँ, बता रहा हूँ। नाउ पेज नंबर खोलो आप। बीच बीच में इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी हैं, तो हम आपको इम्पोर्टेंट कराएंगे, ठीक है। पेज नंबर की छोड़िए, तो बीच बीच में इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी है, उसमें भी जो इम्पोर्टेंट लगाएगा वही कराएंगे। तो now which of these is not a good argument in favor of democracy?
which of these is not a good argument? Now that is, people feel free and equal in democracy. People feel free and equal in democracy. Next, democracies resolve conflict in better way than others. नहीं, इनमें से कौन सही आर्ग्यूमेंट नहीं है? मतलब आपको ये बताना है कि डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी हमें अच्छी लगती है क्योंकि लोग फ्री महसूस करते हैं। डेमोक्रेसी हमें अच्छी लगती है क्योंकि डेमोक्रेसीज रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। तो एक आंसर गलत है। रिजॉल्व्स की डेमोक्रेसी हमें अच्छी लगती है क्योंकि में एक आंसर गलत है। रिजॉल्व्स कन्फ्लिक्ट इन ए बेटर वे देन अदर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल। तो इसलिए हमें अच्छी लगती है। गवर्नमेंट वो ज़्यादा जवाबदेह है, जो करेगी उसका जवाब उसे जनता को देना पड़ेगा कि उसने ये क्यों किया। अपने मन से सब लोग गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल टू द पीपल, इसलिए हमें अच्छी लगती है। और चौथी चीज बताई गई है कि डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्परस देन अदर्स। डेमोक्रेसी में लोग ज्यादा पैसे वाले होते हैं। हाँ हाँ, डेमोक्रेसीज तो डी होगा क्योंकि डेमोक्रेसी में लोग पैसे वाले नहीं होते हैं। जरूरी नहीं पैसे वाले, सिर्फ आज़ादी मिलती है। डेमोक्रेसीज आर मोर प्रॉस्परस देन अदर्स। सो इसमें बाकी सब तो ठीक है, अच्छी लगती क्योंकि उसके फीचर्स हैं, ये फीचर। सो डी इज राइट आंसर। conflict in a better way than any other form of government। दूसरा कोई भी फॉर्म हो, चाहे कम्युनिस्ट हो चाहे सोशलिस्ट हो, उन सबसे अच्छा कौन है? डेमोक्रेसी। सोशलिस्ट क्या करता है? क्या सबका पैसा छीन के बराबर और बराबर सबको बांट देगा जैसे रशिया में हुआ है? और कम्युनिस्ट क्या करेगा? क्या मालिकों से को अधिकार छीन लेगा और जो फैक्ट्री है वो नौकरों में बांट देगा? ये ऐसा करेगा कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट क्या करता है? कम्युनिस्ट ये जो फैक्ट्री ओनर को हटा देगा, फैक्ट्री ओनर इज एक्सपेल्ड आउट, या लोग उसे पकड़ के मारेंगे, एक्सपेल्ड आउट। एंड फैक्ट्री वर्क्स द जो भी बिलोंगिंग ऑफ फैक्ट्री है, सो द फैक्ट्री इज ऑफ द लेबरर, एंड लेबर की होती है, फैक्ट्री इज ऑफ लेबर्स। तो उससे क्या होगा? क्या जितना भी मुनाफा होगा सभी लेबर को मिलेगा। वेस्ट बंगाल में ऐसा चलता है। वेस्ट बंगाल में पहले कम्युनिस्ट शासन था और चाइना में भी चलता है। चाइना में तो खैर अभी डिक्टेटरशिप जैसा है, लेकिन क्या ये अच्छा संकेत है? ऐसा करना चाहिए। क्योंकि एक बार हुआ क्या कि फैक्ट्री दे दी गई लेबर को, तो वो खूब इंजॉय कर रहे थे, खूब प्रॉफिट मिल रहा था, और उसकी एक दीवार गिर गई तो मजदूरों ने पैसा नहीं दिया, बोला गिरी रहने दो, ऐसे ही काम करेंगे। फिर एक मशीन खराब हो गई तो उन्होंने कहा खराब रहने दो, बाकी से काम करेंगे। कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है, लेकिन उसका प्रॉफिट लेने को सब तैयार है। तो मजदूरों के हाथ में अगर फैक्ट्री रहेगी तो क्या होगा?
यही होगा, सब खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा, क्योंकि कोई उसमें इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। और सोशलिस्ट क्या करता है, सोशलिस्ट रशिया में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये, हाँ, टेक्स लैंड फ्रॉम रिच एंड डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग ऑल। क्या ये चीज ठीक लगती है आपको कि सबको एक जैसी पगार मिले? अगर सबको एक जैसी पगार मिलेगी तो तुम पढ़ने की मेहनत करोगे? फिर क्या है, फिर तो जो मजदूर को भी वही मिलेगी और तुम्हें भी, तो तुम फिर क्यों पढ़ोगे? तो ये सोशलिस्ट भी अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि अगर सबको दो ही रोटी मिलेगा तो कोई इंजीनियर बनना क्यों चाहेगा, बताओ। तो ये चीज है। तो इसलिए, और श्रीलंका में क्या हुआ, तो श्रीलंका में दैट इज ए काइंड ऑफ रूल जो कि मेजॉरिटी के बारे में सोचती है। तो दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ रूल। ऐसे रूल में क्या होते हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट ऐसा शासन करते हैं, एंड दे ओनली थिंक अबाउट द पीपल हु आर इन मेजॉरिटी। जस्ट होल्ड नाउ। तो एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट जो होता है, जस्ट एक मिनट और रुको। kind of government which only thinks about welfare of majority। सर ऐसा तो हर जगह होता है। now तो दैट इज ए काइंड ऑफ गवर्नमेंट वहाँ रहती है। तो वो क्या करती है, एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है। तो एक्सट्रीमिस्ट क्या करते हैं कि वहाँ पर 20% तमिल रहते थे और बाकी कितने रहते थे, सिंघली। सिंघली कौन होते हैं, क्या बौद्ध होते हैं जो बुद्ध धर्म को मानते हैं श्रीलंका में, बोलो। और तमिल कौन से लोग होते हैं जो हमारे यहाँ तमिलनाडु में है क्या? तो वहाँ भी तमिल लोग थे और सिंघली भी थे। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो सरकार में नौकरी देंगे वो सिंघली को देंगे, इनको नहीं देंगे, क्योंकि ये कम है, इनका वेलफेयर नहीं देखेंगे। तमिल लोगों को पढ़ाई के लिए कोई स्कूल नहीं बनाए, इन्हीं के लिए बनाए। सब कुछ तमिलों के, ये सब कुछ सिंघली के लिए होने लगा और तमिल के लिए नहीं करने लगा। अगर मान लो तुम्हारे घर में एक टीवी आता है तो पापा एक बार तो तुमसे भी पूछ लेते होंगे कि कौन से ब्रांड का चाहिए। सबसे पूछते हैं कि नहीं? इट इज सबसे व्यू लेते हैं। इट इज़ ए काइंड ऑफ डेमोक्रेसी विद इन फैमिली। अगर मान लो आपके यहाँ कुछ भी हो रहा है पार्लियामेंट पे और इनका विचार न लिया जाए, इनको इग्नोर कर दो एक सेक्शन को, उससे कोई बात नहीं करो, उसको शेयर न करो किसी चीज़ में, प्रिविलेजेस में शेयर न करो, जो आपके यहाँ बेनिफिट्स हो रहे हैं वो इसको मत दो, तो क्या वो एक दिन टेररिस्ट नहीं बन जाएगा? अपनी ही सरकार के खिलाफ नहीं लड़ने लगेगा? तो फिर ये लोग बन गए लिट्टे। क्या बन गए? दैट इज लिबरेशन ईलम ऑफ तमिल टाइगर्स। सो दैट इज LTT बन गए। तो लिबरेशन तमिल टाइगर्स ईलम। तो तमिल लोग क्या बन गए बताइए? क्या टेररिस्ट बन गए? अगर आपके यहाँ मान लीजिए किसी को, कोई माइनॉरिटी में है, मुस्लिम है या सिख है, और अगर आप उसका वेलफेयर नहीं देखोगे तो एक दिन क्या होगा? क्या घर में सबको रहने में अच्छा लगना चाहिए कि किसी को डिस्कार्ड भी कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो? डेमोक्रेसी क्या चीज़ है कि क्या सबको अच्छा लगे? सबका इक्वल वैल्यू होना चाहिए घर में, बोलो। क्या सबकी बात संसद में सुनी जाए? जो एक कोई भी सेक्शन है, चाहे SC है, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है,
या कोई भी अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं, ओबीसी हैं या माइनॉरिटी है, अगर उनकी बात संसद में रखी और सुनी जाती है तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? तो इनकी बात सुनी नहीं जाती थी तमिल की, तो ये क्या बन गए बताइए? टेररिस्ट बन गए। इन्होंने बंदूकें उठा ली गवर्नमेंट से लड़ने के लिए, हमें हमारे अधिकार दो या हमारा क्षेत्र अलग करो। फिर ये सिंघली, तो वो लोग सिंघली थे, जो वहाँ का मेन निवासी थे वो कौन से थे, किस धर्म को मानते थे बताओ? बौद्ध धर्म को। अशोका ने, सम्राट अशोका ने वहाँ पर बौद्ध धर्म फैलाया था। तो अब जरा देखो, इसके बाद राजीव गांधी ने सिंघली, SIN सिंह है, हाँ जी भी होगा, SINGHALI सिंघली। तो सिंघली लोग थे, तो सिंघली लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। फिर राजीव गांधी ने वहाँ सेना भेजी, कौन सी? कि शांति सेना भेजी। किसने भेजी बताइए? राजीव गांधी ने वहाँ पर पीस फोर्स, इंडियन पीस फोर्स भेजी, भारतीय शांति सेना। कि वो किसके लिए भेजी बताइए, बता सकते हैं आप? भारतीय शांति सेना, बोलो। वो इसलिए भेजी कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो, उनकी इनसे जो लड़ाई है वो ठीक हो जाए। तो यानी कि गवर्नमेंट के लिए भेजी कि तुम लड़ रहे हो, तुम्हारे डेमोक्रेसी आ जाए। लेकिन क्या गवर्नमेंट ठीक थी कि गलत थी? गवर्नमेंट गलत थी। गवर्नमेंट के लिए इन्होंने सेना भेज दी। तो हमारी सेना ने किसे मारा बताओ? तमिल को मारेगी कि सिंघली को? तमिल को मारा। वो तो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। तो अगर तमिल को मारेगी तो हमारे देश में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें तमिलियंस रहते हैं? तो क्या तमिलनाडु के लोग क्या फिर कांग्रेस से और राजीव गांधी से हमेशा के लिए नाराज हो जाएंगे? हो गए। और साथ में जो भारतीय शांति सेना थी वो फ्री में हमारे 10,000 सैनिक मारे गए। 10,000 हमारे जो पीस कीपिंग फोर्स है वो गोली खा के मर गए फालतू में, और वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। फिर बाद में इन्हीं तमिलियंस ने क्या किया मालूम है? राजीव गांधी को बॉम्ब से उड़ा दिया श्री पेरम्बदूर में। कैसे? क्योंकि जो हमारे तमिलनाडु के लोग थे उन्होंने साथ दिया, बोला तुमको मारने के लिए इन्होंने भेजा है, तुम राजीव गांधी को उड़ा दो। पेरम्बदूर तमिलनाडु में है। सो तमिलनाडु में जब इलेक्शन हुए, राजीव गांधी वहाँ इलेक्शन की रैली के लिए गए, तो इन्हीं तमिलियंस में से कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे जो यहाँ के लोग थे, और उन्होंने योजना बनाई और बम ब्लास्ट कर दिया, मानव बम, अपनी बॉडी में बम लगा के खुद को उड़ा दिया। उसमें राजीव गांधी भी मारे गए। तो समझ में आ गया? तो इस तरीके की जो एक्सट्रीमिस्ट की डेमोक्रेसी, क्या वो अच्छी लगती है आपको कि सिर्फ मेजॉरिटी का ही ध्यान दिया जाए, माइनॉरिटी का ना दिया जाए? क्या आपको ऐसी डेमोक्रेसी पसंद है कि जिसमें भारत में सिर्फ हिंदुओं का ध्यान दिया जाए और सबको साइड लाइन कर दिया जाए, मार्जिनलाइज कर दिया जाए, कि नहीं पसंद है? क्योंकि ऐसे केस में अगर लोग मार्जिनलाइज हो जाएंगे तो उनके टेररिस्ट बनने का खतरा हो जाएगा। बोलो, बात सही है? ऐसे तो बन रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट सपोर्टेड बाई द, जो यहाँ के पीपल हैं वो उनको सपोर्ट नहीं करते, इसीलिए वो पकड़े जाते हैं। और अगर मान लो ऐसे करोगे, गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए कॉमन पीपल, तो ऐसे केस में एक तरीके का सिविल वार छिड़ जाएगा, गृह युद्ध। तो डिफरेंट जो कम्युनिटी है वो आपस में ही सड़क पे लड़ने लगेगी। हो जाएगा कि नहीं? अब देखो, तो ये बात हो गई। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. Each of these statement contains a democratic and undemocratic element. Write out the two separately for each statement. एक इसमें स्टेटमेंट डेमोक्रेटिक है और एक अनडेमोक्रेटिक है, उसको पहचानना है। सो ईच ऑफ दीज statements contain a democratic and an undemocratic element. So write down them separately.
अनडेमोक्रेटिक, एक जो है अलोकतांत्रिक चीज होती है, जैसे मैंने श्रीलंका में बताया तो डेमोक्रेटिक था कि अनडेमोक्रेटिक। सो राइट डाउन देम सेपरेटली। सर लेकिन गवर्नमेंट मेजॉरिटी के तो सुनती है। मान लो मेजॉरिटी के ऊपर है, तो अगर ऐसी बात होती तो 20% जो लोग हैं अगर वो किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर दें, मेजॉरिटी में वोट डिवाइड हो जाते हैं, कोई किसी को वोट देता है कोई किसी को, लेकिन ये जो माइनॉरिटी है वो सब एक ही को वोट देती है। जैसे आप देखो कि हमारे यहाँ सारे जो भी लीडर्स हैं वो मोहम्मडन्स या मुस्लिम क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो मुस्लिम 20% मुस्लिम को अट्रैक्ट कर लेंगे तो सीधे 20% वोट तो उन्हीं के हो जाएंगे। ममता बनर्जी हिंदू होते हुए मुस्लिम का क्यों पक्ष लेती हैं, क्योंकि जो उनके मुस्लिम वोटर्स हैं वो जो माइनॉरिटी वो हमेशा उन्हीं को वोट देती है, क्योंकि वो जानती है कि वो किसी मुस्लिम को तो चुन नहीं पाएंगे, लेकिन अगर कोई हिंदू वोटर उनका पक्ष ले रहा है तो वो उसको वोट देंगे कि नहीं। तो कोई पार्टी अगर चाहे तो सीधा ये 20% वोट हथिया सकती है और वो उनकी बात करे, उन्हीं के वेलफेयर का सोचे, तो वो आसानी से हर चुनाव जीतती जाएगी। यहाँ से अगर उसको मान लो 10% भी मिले तो 30% पे तो चुनाव जीता जा सकता है, क्योंकि अलग अलग पार्टी को किसी को 15% मिलेगा, किसी को 15% मिलेगा, और इसे 30 मिल जाएगा तो जीत नहीं जाएगा, किसी को 20%, 100% सबको, ये दो ही पार्टी थोड़ी होती है, वहाँ 10 पार्टी होती हैं। तो इस तरीके से नाउ तो माइनॉरिटी के वोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मिनिस्टर सेड दैट सम लॉज हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट, सेड दैट some laws have to be passed by parliament, ठीक है, in order to conform to regulations decided by the World Trade Organization, in order to conform to the regulation decided by World Trade Organization, तो इसे WTO कहते हैं, जो पूरे विश्व व्यापार संगठन पूरे वर्ल्ड का व्यापार देखता है। तो इसमें ये जो चीज है विश्व व्यापार संगठन है। अब देखो, तो मिनिस्टर ने कहा कि कुछ ऐसे लॉ बनाया जाए, हैव टू बी पास बाय इन ऑर्डर टू कंफर्म टू रेगुलेशंस, कि जो WTO ने लॉ बनाए हैं हम उसके समर्थन में हैं। तो ये करना ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा, बताओ। WTO ने कुछ लॉ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि सब लोग एक दूसरे से जो व्यापार करते हैं वो एक दूसरे पर सीमा शुल्क कम करें, जिससे कि एक देश से दूसरे देश में व्यापार आसान हो सके। मान लो 100 रुपये की चीज़ है तो उस पर 5% ही टैक्स लें, ऐसा ना हो कि 100 रुपये पे 100 रुपये टैक्स लें। कस्टम ड्यूटी, दैट इज़ कस्टम बैरियर होता है ना, एक देश से दूसरे देश में सामान जाता, बोलो। तो वर्ल्ड ट्रेड ने कहा कि कम से कम कस्टम बैरियर लगाओ, कस्टम ड्यूटी। तो अब एक मिनिस्टर ने कहा ये लॉ अब पार्लियामेंट में पास कर दो कि हम अपनी कस्टम ड्यूटी कम करेंगे। तो उसने डेमोक्रेटिक बात कही है कि अनडेमोक्रेटिक? सो इट इज़ डेमोक्रेटिक। इसका आंसर है कि उसने डेमोक्रेटिक बात कही कि अगर वर्ल्ड ऐसा कह रहा है तो वो सबके हित के लिए। बोलो क्या चीज़? ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं कहा, जैसे हम लोग मिनिस्टर को चुन के भेजते हैं तो सिटीजन तो वहाँ निर्णय नहीं लेगा, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो जिन्हें हमने भेजा है लॉ बनाने के लिए, वही तो आपस में डिसाइड करेंगे। तो एक मिनिस्टर ने प्रपोजल रखा
तो अब इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ध्यान देगी, बिल तैयार करेगी। बिल कौन लाता है? गवर्नमेंट ही तो लाएगी। मान लो गवर्नमेंट ने उस मिनिस्टर की बात पे ध्यान दे दिया, बोला ठीक है हम इसके लिए बिल लाएंगे, और वो ले आएगी और पास हो गया, तो क्या ये चीज़ डेमोक्रेटिक कही जाएगी कि अनडेमोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक, क्योंकि जो WTO करेगा वो तो पूरे वर्ल्ड के हित के लिए करेगा, उसमें अपने कंट्री का भी भला शामिल है, तो इसलिए उसने ऐसे बात कही, तो डेमोक्रेटिक रही है। अब जरा देखो, द इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्ड रीपोलिंग इन ए कंस्टिट्यूएंसी। द इलेक्शन कमीशन क्या करता है? ऑर्डर्ड रीपोलिंग। क्या आप बूथ कैप्चरिंग जानते हो? किसी एक पार्टी के लोग आके हाँ, वो पूरे ठप्पा लगा दें अपनी ही पार्टी के नाम पे, तो उसको क्या कहते हैं? कंस्टिट्यूएंसी। अपने गुंडे भेज के किसी जहाँ पर पोलिंग हो रही हो वहाँ ठप्पा लगवा दें अपने आदमी के नाम पे, तो उसको कहते हैं बूथ कैप्चरिंग हो गया। वेयर लार्ज स्केल रिगिंग वाज रिपोर्टेड। वेयर लार्ज स्केल रिगिंग, तो यानी दैट इज मतलब क्या होता है? रिगिंग का मतलब बूथ कैप्चरिंग। वाज रिपोर्टेड। अब देखो, तो अब देखें, दो चीज सब में बतानी है। डेमोक्रेटिक इसमें क्या है? पहले वाले में पासिंग ए लॉ इज डेमोक्रेटिक। कोई भी लॉ बनाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? पासिंग ए लॉ इज डेमोक्रेटिक। अच्छा, इसमें एक अनडेमोक्रेटिक भी चीज है। क्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक है कि पासिंग लॉ इन कन्फर्मिटी वॉट एवर WTO हैज डिसाइडेड, यू आर नो वन टू रीथिंक ओवर इट, यू हैव टू ओबे इट। WTO ने जो आदेश दिया है, क्या वो सभी देशों के लिए है? उसके लिए आपको कन्फर्मिटी की कोई ज़रूरत नहीं। ये कह रहा है WTO ने बोला ऐसा करना है तो सबको करना चाहिए। तो एक इसमें हर सेंटेंस में एक चीज़ डेमोक्रेटिक है और एक अनडेमोक्रेटिक है। तो इसमें अनडेमोक्रेटिक क्या है? कि अनडेमोक्रेटिक का मतलब है कि पासिंग लॉ इन कन्फर्मिटी टू WTO, कि हम उससे सहमत हैं, इसका कोई प्रश्न नहीं उठता। पासिंग लॉ इन कन्फर्मिटी टू WTO ने कहा है तो आपको मानना है। वैसे डेमोक्रेटिक क्या था कि हम कोई भी नियम बनाए पास करें, ये चीज़ तो डेमोक्रेटिक मानी जाती है। लॉ बनेंगे, पास होंगे। लेकिन जैसे कोई UN किसी चीज़ के लिए बोले तो उसके लिए आपको नियम बनाने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट कैन डिसाइड, और उसके लिए WTO ने बोला है तो उसके लिए बिल लाने की भी ज़रूरत नहीं है। और सिंपली लॉ इसके बाद क्या लिखा है? पासिंग लॉ इन कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी का मतलब है कि उसने जो WTO ने बोला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसको आपको फिर से रीसाइन करने की जरूरत नहीं है। इट इज़ ए प्रॉपर वैलिड अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन विदाउट टेकिंग ए बिल। उसके लिए बिल की आवश्यकता नहीं है, सिंपली गवर्नमेंट चाहे तो नियम बना सकती है। समझ में आई कि बात की नहीं? तो ये चीज़ अनडेमोक्रेटिक होगी। डेमोक्रेटिक क्या है कि लॉ बनाना तक तो ठीक था, लेकिन इस पर चर्चा करना बेकार। अब यहाँ पर भी एक चीज़ सही है, एक गलत। तो वो क्या चीज़ सही है? तो पहली बात, क्या लार्ज स्केल रिगिंग ठीक था? बहुत थोड़ी रिगिंग का मतलब है बहुत लार्ज स्केल पे हजारों लोग आ गए, वहाँ बूथ कैप्चर करने लगे धड़ल्ले से। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी? क्या ये होना चाहिए था बूथ कैप्चरिंग? और जो रीपोलिंग ऑर्डर की गई है, क्या वो डेमोक्रेटिक है? बताओ। रीपोलिंग का मतलब है कि जो यहाँ पोल हुआ है वो मान्य नहीं है, फिर से पोलिंग होगी। बोलो, ये तो डेमोक्रेटिक है। ऑर्डरिंग रीपोलिंग इज डेमोक्रेटिक, और अनडेमोक्रेटिक क्या है? हाँ, जो लार्ज
स्केल रिगिंग हो गई। सर रैगिंग नहीं होगा। नहीं, रिगिंग ही है, रिगिंग बोला जाता है इसको, ठीक है, कि किसी चीज़ की बूथ कैप्चरिंग का दूसरा नाम रिगिंग होता है, ठीक है। नाउ सर ऑर्डरिंग के बाद क्या है? ऑर्डरिंग रीपोलिंग, फिर से चुनाव। रीपोल का मतलब क्या होता है? फिर से चुनाव कराना, ये रीपोल कर दिया। अब वो चुनाव मान्य नहीं है, कहीं पर अगर ऐसे अनफेयर हुआ तो चुनाव तो कराने पड़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट हैज नेवर रीच्ड 10%। सी, हमारे यहाँ 10% से ज़्यादा कभी लेडीज़ पहुँच ही नहीं पाई पार्लियामेंट में, नेवर रीच्ड 10%। तो दिस लेड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन टू पहुँचाने का मतलब है पार्टी लोग खड़े ही नहीं करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स को, ऐसा कोई लॉ ही नहीं है कि इतने को खड़ा कर। जबकि पंचायती राज चुनाव में जो थर्ड टियर है, गांव में सरपंच बनाने में 50% फीमेल है, वहाँ 50% लागू कर दिया गया। लेकिन उनको तो राइट है कि वो आ सकती क्या है। सर फीमेल्स भी तो आ सकती है, ऐसा तो है। भाई, जैसे अभी एक नियम बन गया है कि जो ये पंचायती राज सिस्टम है, सरपंच का चुनाव है, जिला सहकारी चुनाव है, जिला समिति, उन सब में तो 50% फीमेल को खड़ा किया जाता है, वहाँ रिजर्वेशन है। लेकिन जो पार्लियामेंट जैसी बड़ी संस्था है, वहाँ लोग रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर दे देंगे तो बहुत बड़े बड़े मंत्रियों का और बड़े बड़े पॉलिटिशियन का पत्ता कट जाएगा, सारी लेडीज आ जाएंगी, फिर उनका राजनीतिक कैरियर क्या होगा। तो वो पास ही नहीं कर रहे हैं बिल। तो वोट पे है ना। वोट पे नहीं, अगर ऐसा तो फीमेल्स को मिला तो वो भी तो कर सकते। अगर संसद में गवर्नमेंट एक ऐसा बिल लाएगी तो आपको मालूम है कि गवर्नमेंट के ही लोग इसे डाउन कर देंगे, क्योंकि फिर उनको ही नहीं खड़े होने को मिलेगा। तो भाई सब लोग जो लोग हैं, अगर आपसे कह दिया जाए कि आपकी क्लास में 50% गर्ल्स बैठेंगी, अभी 2 ही 4 लड़कियां बैठती हैं, तो लड़के लोग क्या वोट दे देंगे? क्या वो स्कूल से अपनी क्लास से निकल जाना पसंद करेंगे? लेकिन अभी मना भी तो नहीं है ना। मना ना होने की बात अलग है, लेकिन इलेक्शंस कैसे होते हैं? पार्टी टिकट देती है कि ठीक है तुम हमारे कैंडिडेट हो और तुम चुनाव लड़ो। तो पार्टी जानते हो ज़्यादातर मेल कैंडिडेट्स को ही प्रीफर करती है वो चुनाव लड़ने में, फीमेल कैंडिडेट्स को कहीं कहीं प्रीफर किया जाता है। तो जब पार्टी जैसे बीजेपी ने सिर्फ 100 में से 5 महिलाओं को खड़ा किया, तो संसद में पहुंचेंगी भी तो उसी 5 में से 2-3 जीत के ही पहुंचेंगी। जब आप खड़ा ही नहीं करोगे, उनको टिकट नहीं दोगे पार्टी का, तो वो पहुंचेंगी कैसे? सभी पार्टियां यही कर रही हैं। तो अगर फीमेल को दे दो, क्या वो अपने पार्टी वर्कर को नाराज करेंगे क्या? बताओ। तो इसलिए वो ऐसा बिल पास ही नहीं हो पा रहा है 50 साल में। कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वो कम हो, क्योंकि वो कैबिनेट ही नहीं राजी होती, कहती मत करो, नहीं तो अगली बार में हम लोग खड़े ही नहीं हो पाएंगे। तो चाहे कोई कितना भी बोलता रहे, ऐसा बिल ही नहीं पास हो रहा है। इसीलिए पार्लियामेंट में रीच नहीं हो पाया 10% से ऊपर। दिस लेड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, टू डिमांड 1/3 सीट्स फॉर वुमेन। तो ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs, जो क्या करते हैं कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पैसा नहीं चाहिए होता है। ऐसे बहुत सारे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं। सो उन्होंने जैसे वुमेन के NGO होते हैं कि नहीं, काम करते हैं, कोई अपनी शिकायत वहाँ दे के जा सकता है, तो बहुत सारी औरतें झंडा लेके आ जाती हैं, ऐसा होता है कि नहीं? फॉर वुमेन। तो इसमें क्या शिकायत, मतलब आपने बोला ना कि वुमेन का वो होता है, क्या बोलते हैं NGO, तो उसमें मतलब होता है क्या सर? उसमें बहुत सारे पार्टी लोग और सबसे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास जाती हैं, चंदा इकट्ठा करती हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, उनको पैसा भी मिल जाता है, तो फिर उससे वो लोगों की मदद करती हैं और उनके पास पावर होती है, वो बहुत सारे लोग उस संस्था से जुड़े रहते हैं। सो दीज आर प्रेशर ग्रुप्स,
दे कैन पुट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट टू डू सो एंड नॉट टू डू सो। तो वो एक तरीके से दबाव समूह का काम करती हैं। तो वो कहीं पर जा करके झंडा लेके बहुत सारी लाखों औरतों को जुटा लें और कह दें कि हमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो इसमें सूर्यांश क्या डेमोक्रेटिक मानते हो और क्या अनडेमोक्रेटिक मानते हो? सर डेमोक्रेटिक ये मानता हूँ कि उनको राइट नहीं मिल रहा है और साथ में उनको चाहिए राइट होना चाहिए, तो उनको राइट नहीं मिल रही। अनडेमोक्रेटिक है, उनको राइट नहीं मिल रहा। और डेमोक्रेटिक ये है कि वो अपने हिसाब से अपना राइट मतलब वो बोल सकती है, उनको राइट टू फ्रीडम है। मांग रही हैं। तो डेमोक्रेटिक यहाँ क्या है आंसर में? तो डेमोक्रेटिक है कि डिमांड फॉर वुमेन्स राइट, डिमांड फॉर 1/3 रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट, ठीक है। और अनडेमोक्रेटिक क्या है? दैट इज द वुमेन परसेंटेज है नेवर रीच्ड अप टू 10%। ये अनडेमोक्रेटिक क्या? 1/3 रिजर्वेशन कि मतलब उन्हें 1/3 रिजर्वेशन चाहिए, आरक्षण, रिजर्वेशन। और ये द वुमेन परसेंट हैड नेवर रीच्ड, ठीक है, अप टू 10% इन जहां पर भी पार्लियामेंट। तो ये चीज अनडेमोक्रेटिक हो गई कि वो नहीं पहुंच पाई, तो अनडेमोक्रेटिक हो गई। नाउ विच ऑफ दीज इज नॉट ए वैलिड रीजन फॉर आर्गुइंग दैट देयर इज ए लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दीज इज नॉट ए वैलिड रीजन फॉर आर्गुइंग दैट कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में सूखा पड़ने की बहुत कम संभावना है। उसके लिए 4 बच्चे आपस में सलाह करें कि हमारे देश में सूखा नहीं पड़ेगा क्योंकि ये है। दूसरा बोलता है हमारे देश में सूखा नहीं पड़ेगा क्योंकि ये है। सूखा पड़ने का मतलब है अनाज कम होना, वर्षा ना होना। सो दैट देयर इज लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमाइन। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हाँ ड्रॉट, फेमाइन का मतलब है ड्रॉट, सूखा, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इसमें कौन सा वैलिड रीजन नहीं है? अपोजिशन पार्टी कैन ड्रॉ अटेंशन टू हंगर एंड स्टारवेशन, कि ध्यान दिला सकते हैं कि हमारे यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, अनाज मंगाओ बाहर से, तो इसलिए सूखा पड़ने के चांस कम है कि सरकार समय से अनाज मंगा लेगी। अपोजिशन पार्टीज कैन ड्रॉ अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट टू हंगर एंड स्टारवेशन, की लोग भूखे मर रहे हैं, डू सम अरेंजमेंट, और चीज़ों का प्याज का दाम बढ़ रहा है तो आप अरेंजमेंट करिए, तो इसलिए चीज़ की स्कैरसिटी नहीं होगी। दूसरा, फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फेमाइन, चूँकि प्रेस फ्री है तो कहीं सूखा पड़ेगा तो ऐसी चीज़ों की रिपोर्टिंग कर देगी, तो गवर्नमेंट को ध्यान देना ही पड़ेगा कि वहाँ सूखा पड़ रहा है, कुछ इंतजाम करो, वहाँ ट्रेन से अनाज भेजो। सो चूँकि हमारे यहाँ सेंसरशिप नहीं है ना, प्रेस जो चाहे वो कह सकती है, तो फ्री प्रेस कैन। इंदिरा गांधी के समय में प्रेस को, न्यूज़पेपर को दिखाना पड़ता था कि वो क्या छापने जा रही है। इंदिरा गांधी जिसको रेड लाइन से क्रॉस कर देती थी वो नहीं छाप सकती थी, तब सेंसरशिप थी, मालूम है ये बात। इवन टीवी लोग भी ऐसे ही थे, वो लोग जो है इंदिरा गांधी का गुण गाते हुए प्रतीत होते थे।
जो इंदिरा गांधी चाहती थी टीवी चैनल वही बोलते थे, उस समय फ्री प्रेस नहीं थी। तो फ्री प्रेस कैन, हाँ, तो रिपोर्ट सफरिंग, क्योंकि उन्होंने गोल्डन टेम्पल में जो आतंकवादी घुसे थे तो उनके ऊपर अंदर जाकर अपने सैनिकों से गोलियां चलवाईं। तो जो सिख लोग थे उनको ये पसंद नहीं आया कि हमारे एक स्वर्ण मंदिर में गोली चलाई जा रही है, जबकि उसके अंदर कुछ आतंकवादी जिनको भिंडार वाले कहा जाता था वो उसमें अंदर रुके हुए थे, करीब 100 आतंकवादी। तो हमारे सैनिकों ने अंदर जाकर पहले तो कुछ दिन के लिए लाइट काटी गई, पानी की सप्लाई रोक दी गई, फिर अंदर भेजा सैनिकों को और उन पर गोलियां चलाई। हमारे भी 76 सैनिक मारे गए, लेकिन उनको सबको मार गिरा। बोलो क्या मतलब आपने बोला ना वो गोलियां चलवाई तो करना ही पड़ा, लेकिन किसी के धार्मिक स्थल में जो सबसे एक पवित्र स्थल है वहाँ गोली चलना लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो उनके सरदारों का एक धार्मिक गुरु का पवित्र तीर्थ स्थल था। तो वो चाहते थे कि कोई और तरीका सरकार अपनाए, तो सरदारों को ये पसंद नहीं आई बात। और वो जो लोग थे जो उसके अंदर आतंकवादी छिपे थे वो अलग पंजाब की डिमांड कर रहे थे, अलग खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे। तो फिर गांधी जी, इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई और सब सफाया कर दिया उन लोगों का। लेकिन बाद में उन्हीं में से जो 2 सिख अंगरक्षक थे, उनके बॉडीगार्ड्स, वो भी सिख थे, तो उनको भी ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने उनको गोली मार दी। तो उनके घर के बाहर एक शक्ति स्थल है, वहाँ पर उनको मार दिया गया। इट इज़ ऑफ 1984। तो फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट, तो क्या उनको भी फांसी हो गई। सफरिंग फ्रॉम फेमाइन, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम फेमाइन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। तो क्या हमारी जो प्रेस है वो ध्यान दिलवा देगी गवर्नमेंट का कि वहाँ पे फेमाइन है और इस वजह से समय से उसका निदान हो जाएगा? गवर्नमेंट विल टेक प्रॉपर एक्शन, ड्यू एक्शन फॉर इट। तो एक ये बात कही, इसलिए कहीं फेमाइन नहीं आएगी। तीसरा बताया कि गवर्नमेंट फियर्स इट डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, इसलिए फेमाइन नहीं आएगी। गवर्नमेंट फियर्स कि कहीं फेमाइन आ गई तो वो हार ना जाए, फियर्स इट्स डिफीट इन नेक्स्ट इलेक्शन, इसलिए सूखा नहीं पड़ेगा। और चौथा स्टूडेंट कहता है कि पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड, किसी भी धर्म में लोग विश्वास कर सकते हैं, तो वो भगवान की पूजा करेंगे और फेमाइन नहीं आएगी। तो कौन सा गलत है बताओ? कि किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में सूखा पड़ने की संभावना कम क्यों है? जैसे हमने कहा 1958 में चाइना में सूखा पड़ गया था और 5 करोड़ लोग मारे गए थे, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं होगा? बिलीव इन एट, बोलो बी होगा कि डी? क्या लोग अपना कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं और वो किसी भी धर्म की पूजा करेंगे, इससे सूखा नहीं पड़ेगा? क्या ऐसा आप मान रहे? इट इज ए साइंटिफिक कॉज, बोलो। या गवर्नमेंट ध्यान देगी, ये भी बात सही है कि कहीं सूखा ना पड़ जाए, वो पहले से इंतजाम करके रखेगी। और जो अपोजिशन पार्टी है वो भी ध्यान दिलाएंगी, ये भी बात सही है। प्रेस भी ध्यान दिलाएगी, बोलो। गलत कौन सा है? सी की डी? बी, बी होगा, ब्रेवो। हाँ डी, डी गलत है। तो डी तो, लेकिन अगर लोग नए नए रिलीजन अगर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जैसे कि शिव जी की पूजा कराई जाती है तो उसमें दूध कितना चलाया जाता है उसके उनके शिवलिंग पे, तो उससे वो बच जाएगा अगर वो रिलीजन नहीं माना गया। और भी बहुत सारे लड्डू, खाना, दूध, ये सब दिया जाता तो उससे भी तो बच जाएगा ना फिर फेमाइन। बच जाएगा, लेकिन फिर कुछ लोग क्या है ना, चौक घोल कर शिव जी को चढ़ाने लगेंगे।
वो दूध नहीं चढ़ाएंगे, वाइट कलर का कुछ भी चढ़ा सकते हैं। तो मतलब ये फेमाइन रिलीजियस से संबंधित नहीं है। वी हैव टू गिव ए ड्यू कॉज, कि प्रॉपर कॉज तो यही है कि किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, रिलीजन तो सभी जगह है लेकिन सभी जगह फेमाइन आ सकता है, डेमोक्रेटिक कंट्री में क्यों नहीं आएगा? क्या रिलीजन कहीं कम या ज़्यादा है? ऐसा कहोगे कि चाइना के लोग कम रिलीजियस हैं क्या? या ऐसा कहोगे कि श्रीलंका में कम रिलीजियस हैं? भले ही वहाँ सही फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ना हो लेकिन रिलीजियस कम है, क्या ऐसा कहोगे? बोलो। पहली बात है कि गवर्नमेंट ध्यान से काम करती है। आपको मालूम है पिछली बार कांग्रेस सरकार क्यों गिर गई थी? क्योंकि प्याज 100 रुपए किलो पहली बार पहुंची थी। तो किसी भी चीज का दाम बढ़ेगा तो सरकार के ऊपर प्रेशर आता है कि नहीं आता है? अभी सरसों के तेल का दाम ऊंचाई पे है तो इससे सरकार को डर लगता है कि ये उसका फेल्योर माना जाता है। ये जब क्या होता है कि लोग इसका स्टोरेज कर लेते हैं एंड दे डू नॉट रिलीज इन मार्केट। जो भी चीज़ होती है चाहे वो सरसों हो मस्टर्ड हो, स्टोरेज करते जाएं तो जब इसका है इलीगल है, बट गवर्नमेंट इसकी रेट डालती है इनकी कालाबाजारी पर। जब उसमें से निकाला जाता है तो फिर उसके बाद वो लोग जेल जाते हैं। अब जरा देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देयर आर 40 विलेजेस इन ए डिस्ट्रिक्ट। In a district where the government had made no provision for drinking water, where there is no provision of drinking water, and these villages met and considered many methods of forcing the government to respond their need, which method is non-democratic. So villagers met, villagers आपस में मिले and force government to do needful action. जब कहीं पानी नहीं मिलेगा तो विलेजर्स मेट करेंगे कि नहीं? मेट एंड बोलो बताओ माही कहाँ गलत लिखा है, ठीक करें। नो प्रोविजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर, सो विलेजर्स ड्रिंकिंग की ठीक कर लो। ड्रिंकिंग की तो ठीक है, कहाँ गलत है? अच्छा देखो, विच इज नॉट ए डेमोक्रेटिक मेथड, क्या मेथड गलत होगा ये बताना है। क्या ये जो राकेश टिकैत ने लाल किले पे आक्रमण कर दिया, क्या ये डेमोक्रेटिक मेथड था अपने किसान जो किसान कानून वापस लेने के लिए, कि वो आप अनडेमोक्रेटिक? बोलो। दैट इज हाँ क्या बेटा बताओ फिर से। तो ड्रिंकिंग, हाँ ठीक है, DRINKING सही तो है। तो ड्रिंकिंग वाटर। फाइलिंग ए केस इन कोर्ट्स, तो क्या कोई केस फाइल कर सकता है इन कोर्ट? ठीक है। क्लेमिंग दैट वाटर इज पार्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ, ये क्लेम करें कि अच्छा पानी उनके लिए जीवन का अधिकार है। क्लेमिंग दैट विलेजर्स, ठीक है, विलेजर्स मेट, आपस में वो मिले और उन्होंने डिमांड किया गवर्नमेंट को कि कुछ काम करे, और उन्होंने एक कोर्ट केस फाइल किया। तो क्या ये डेमोक्रेटिक है? दैट वाटर इज पार्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ। जैसे शिक्षा का अधिकार है वैसे पानी का अधिकार भी है, क्या हमारे जीवन का अधिकार में आता है कि सभी को पानी मिलना चाहिए। तो बाइकॉटिंग द नेक्स्ट इलेक्शन,
टू गिव ए मैसेज टू ऑल पार्टी। तो उन लोगों ने कहा कि अगर वो लोग पानी नहीं देंगे गवर्नमेंट, तो वो अगले इलेक्शन में चुनावी नहीं, वो वोट नहीं करेंगे। बाईकॉट, Boycotting मतलब बाईकॉट यानी दे विल नॉट गो फॉर वोटिंग, ठीक है, बाईकॉटिंग द नेक्स्ट इलेक्शन। तो टू गिव अ मैसेज टू ऑल पार्टी, तो इससे गवर्नमेंट डर जाएगी कि वहाँ के लोग चुनाव नहीं करेंगे तो कैसे कोई जीतेगा। मैसेज टू ऑल पार्टी। और तीसरी बात बताई गई कि हाँ, नाउ तीसरी बात कही गई कि ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग। कुछ लोग ऐसा देखा है कभी कोर्ट के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं स्कूल के बाहर और बैठे रहते हैं एक बैनर लगा के। बाईकॉटिंग द नेक्स्ट इलेक्शन टू गिव मैसेज टू ऑल पार्टी। हाँ, फाइलिंग ए केस इन कोर्ट क्लेमिंग, ये क्लेम करने के लिए कि पानी उनके जीवन का अधिकार है, उन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया गवर्नमेंट के लिए। और ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग, ठीक है, अगेंस्ट गवर्नमेंट। क्या सर डी सही राइट होगा आंसर, क्योंकि ये तीनों तो एकदम सही है। हाँ, अगेंस्ट गवर्नमेंट्स पॉलिसीज, कि गवर्नमेंट पॉलिसीज ठीक नहीं है, तो लोगों का ध्यान जो है अटेंशन पाने के लिए, सो पॉलिसीज ठीक नहीं है, उन्होंने मीटिंग अरेंज की। सो अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज। और चौथी बात कि पेइंग मनी टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू गेट वाटर, घूस दे रहे हैं ऑफिशियल्स को कि हमारे यहाँ पानी दे दो, तो कौन सा अनडेमोक्रेटिक है? सर डी वाला होगा। टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू गेट वाटर। तो आप कहीं विरोध कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो, या सरकार को बोल सकते हो कि हम मीटिंग का बाइकआउट करेंगे, पोलिंग का बाइकआउट, ये सब चीज़ डेमोक्रेटिक है। ऐसा करके आप सरकार को प्रेशर में ला सकते हो, लेकिन आंसर आप घूस नहीं दे सकते हो। तो डी इज़ राइट आंसर, रॉन्ग ना लिख देना। मतलब जो आपका वो कह रहा है कौन सी चीज़ गलत है, तो डी इज़ आंसर। अगर कुछ न समझ में आए तो कह देना डी, डी इज़ आंसर। ठीक है। नाउ अब देखो ये ऊपर वाला कर लिया। नाउ let us see, write a response to following arguments against democracy। तो हमें रिस्पॉन्स लिखना है, that is write a response to the following argument। अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कुछ लोग विरोध में बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है। सो किसकी बात सही है ये बताना है। आर्मी इज मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन। कुछ कह रहे हैं कि आर्मी ठीक है, मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन। इन द कंट्री। ये बताना है कि इसमें अनडेमोक्रेटिक कौन सा है। नहीं, तो कुछ लोग कह रहे हैं डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, आर्मी को रूल करने दो क्योंकि वो करप्शन फ्री है। देयरफॉर आर्मी शुड रूल द कंट्री। ये आपको ठीक लग रहा है?
एक व्यक्ति कह रहा है सर ऐसा नहीं हो सकता। रूल द कंट्री। आपको मालूम है पाकिस्तान में आर्मी रूल करती है और वो वहाँ मोस्ट करप्ट हो चुकी है, मालूम है? सर लोग बिजनेस भी करते हैं। हैं? हाँ। सर आर्मी पाकिस्तान की। वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, पैसा भी लेते हैं लोगों से, हफ्ता वसूली करते हैं वहाँ पाकिस्तान में। रूल ऑफ मेजॉरिटी, कुछ ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए क्योंकि रूल ऑफ मेजॉरिटी मीन्स द रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल, मीन्स रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या हैं, लापरवाह हैं, अज्ञानी लोग हैं। दैट इज़ नॉट एक्नॉलेज्ड रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल। क्योंकि आप ये देख लो कि हमारे देश में भी 70% तो किसान ही हैं। तो वो जिसको चुनते हैं उसी की सरकार आ जाती है। सो वॉट वी नीड इज़ द रूल ऑफ द वाइस। तो कुछ लोग कहते हैं कि वॉट वी नीड, सिर्फ ग्रेजुएट को ही चुनाव में वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। वॉट वी नीड इज़ द रूल ऑफ वाइस। ठीक है, इवन इफ दे आर इन स्मॉल इन नंबर। इनकी बात सही है। They are in number. So that is not a correct way, because then how the issues of majority of people get addressed? If they have no right to vote, then will government will take care of their issues? अगर उन्हें चुनाव में वोट की लालच में ही तो गवर्नमेंट उनके लिए काम करती है, यदि उनसे वोट देने का अधिकार ही छीन लोगे तो क्या गवर्नमेंट खेती बाड़ी में और गांव में जाके उनके लिए कुछ करेगी? बोलो, बताइए। विल गवर्नमेंट डू एनीथिंग फॉर देम? कुछ नहीं करेगी। इसलिए ये बात कहना गलत है कि ग्रेजुएट या पीएचडी लोगों को ही चुनाव में वोट देने का अधिकार हो। सबको देने का अधिकार है, बिकॉज एवरीबडी इज द सिटीजन ऑफ कंट्री, सो दे हैव इक्वल राइट टू वोट। तो इसलिए ये जो कह रहा है कि डेमोक्रेसी ठीक नहीं है और होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए, तो क्या वो ठीक कह रहा है? एक कह रहा है आर्मी की होनी चाहिए, तो क्या वो ठीक कह रहा है? इफ़ वी वांट रिलीजियस लीडर्स टू गाइड अस इन स्पिरिचुअल मैटर, जैसे कि आप देखो ऑटोमन एम्पायर में कहीं कहीं खलीफा होते हैं, ऐसे सऊदी अरब में देखो रिलीजियस लीडर हैं, तो क्या वैसा होना ठीक है कि वहाँ मौलवी लोग हो जाएं, कहीं खलीफा हो जाएं? तो क्या उनको रूल करने देना चाहिए? बोलो। इफ वी, हाँ, वहाँ आर्मी रूल कर रही है, रिलीजियस एक तरीके से आर्मी का रूल है। गवर्नमेंट का डोमिनेशन नहीं है। सो इफ वी वांट रिलीजियस leaders to guide us in a spiritual manner, in matters, why not invite them to guide us? Why not invite them to guide us? ठीक है, in politics as well, in politics as well। तो जैसे वो हमें धार्मिक चीज़ों में गाइड करते हैं तो पॉलिटिक्स में भी करें। द कंट्री शुड बी रूल्ड बाय रिलीजियस लीडर्स। तीसरी बात कही गई। तो तीनों ही गलत कह रहे हैं, इसमें अपने तर्क आपको प्रस्तुत करने हैं। भाई रिलीजियस लीडर्स, तो पहला क्यों गलत है उसका आंसर देखो। आर्मी का रूल क्यों नहीं होना चाहिए? आर्मी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है, इन सेफ गार्ड ऑफ कंट्री।
guarding country. Army rule is undemocratic because it is not elected by people. और आर्मी रूल में क्या आप इतने फ्री रह पाओगे? No, sir. बिकॉज जितने फ्रीडम आपको आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट दे सकती है, आर्मी नहीं देगी, क्योंकि उसके हाथ में पावर है. बिकॉज इट इज नॉट इलेक्टेड बाय पीपल. मेरा पेपर की तैयारी कब कराएंगे? पेपर आपका कब से है? सर 3 जुलाई से. ओके. पीपल विल एंजॉय नो राइट्स अंडर दिस रूल. People will enjoy no rights under this rule. तो उसके अंडर में वो कोई राइट नहीं रहेगा उनका. ठीक है. सेकंड इज, अब कुछ लोग कहते हैं कि दैट इज इग्नोरेंट, लोगों को जो अशिक्षित लोग हैं उन्हें वोट न डालने दिया जाए और शिक्षित कोई वोट डालने दिया जाए. वो क्यों गलत होगा? उसके लिए भी रूल ऑफ मेजॉरिटी डज नॉट ऑलवेज मीन्स दैट रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल. क्या आप ये कह सकते हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो समझदार भी नहीं है? बोलो. पढ़ना लिखना ही समझदारी नहीं है. सो रूल ऑफ मेजॉरिटी डज नॉट मीन दैट इट इज़ ए रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल. पहली बात तो ये समझ लेना चाहिए, हमारे यहाँ की जो जनता है वो पर्याप्त समझदार है, उसे मालूम है किसे हटाना है और किसे लाना है. अगर ऐसा नहीं होता तो हर बार सरकार बहुमत से न जीतती, सभी पार्टी को 10-10% वोट मिलते और कोई भी पार्टी न जीतती. बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? पूरे भारत में लोग मिलके किसी एक पार्टी को कैसे बहुमत से जिता देते हैं? क्या लोग समझदार नहीं हैं? So rule of majority does not always mean the rule of ignorant people. ignorant का मतलब है लापरवाह लोग. तो बहुसंख्यक का राज होने का मतलब यह नहीं है कि लापरवाह लोगों का राज होना. बिकॉज एज रूल ऑफ मेजॉरिटी इज कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक एज डेमोक्रेसी क्या करती है? रिप्रेजेंट्स द व्यू of all sections of society. So everybody should have right to vote. आप इस तरीके से तो SC, ST और OBC को कभी वोट ही नहीं देने दोगे. बोलोगे वो लोग अनुसूचित जाति के हैं, वो पढ़े लिखे नहीं, तो फिर उनके अधिकारों की रक्षा कैसे होगी? So all section in the view of all section of society, as democracy represents the view of all section of society, so every adult should be given a right to vote. क्या? Represents the view of all section of society. So every adult should have right to vote. तो इसलिए हमें सबको वोट देने का अधिकार देना ही पड़ेगा. Now a country is ruled by religious leader. क्या ये होना ठीक है? It is a country ruled by religious leader is undemocratic. Is undemocratic. पहली बात, बिकॉज इट अराउजेस कम्युनल फीलिंग. अगर मान लो मुस्लिम लीडर रह गया तो क्या भारत के जो हिंदू हैं क्या वो सुरक्षित महसूस करेंगे? बोलो.
इज अनडेमोक्रेटिक, ये अनडेमोक्रेटिक है। एज ये जो भी है, इफ अ कंट्री इज अंडर लीडरशिप ऑफ वन रिलीजन, अंडर लीडरशिप ऑफ वन, हाँ, अंडर लीडरशिप ऑफ वन रिलीजियस हेड, तो क्या होगा बताओ? देन जो इट में अराउज कम्युनल फीलिंग एमंग पीपल, तो लोगों में क्या होगा? धार्मिक आधार पर क्या भेदभाव नहीं उत्पन्न हो जाएगा? अगर आपके ऊपर मौलवी का राज हो जाए तो क्या आपको लगेगा नहीं कि गलत हो रहा हमारे साथ? बोलो। इट में अराउज कम्युनल फीलिंग एमंग पीपल, कम्युनल फीलिंग, सांप्रदायिक भावनाएं पैदा हो जाएंगी। सांप्रदायिक, इट में अराउज, ये पैदा कर सकता है कम्युनल फीलिंग, सांप्रदायिक भावनाएं, ठीक है। एंड कम्युनल राइट्स एमंग पीपल, और दंगे भी हो जाए, कहो कम्युनल राइट्स, एमंग सिटीजन्स, तो ये भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड रिलीजियस लीडर्स डू नॉट हैव एनी एक्सपर्टाइज ऑफ पॉलिटिक्स, क्या उन्हें इस चीज़ का कोई अनुभव होता है? हाँ, कम्युनल राइट, दंगे, दंगे भी हो जाएंगे। रिलीजियस लीडर्स डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिक्स, क्या उन्हें पॉलिटिक्स का कोई अनुभव होगा? बोलो। दे आर नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिक्स, तो इस वजह से भी ये कहना ठीक नहीं होगा कि हम उन्हें रखें इसके लिए, ठीक है। ओके, इतना ही रखिए। आप लोगों का भी 3 जुलाई से टेस्ट है क्या? सभी का है? अभी नहीं है? ठीक है, ओके, इतना ही रखो।